जिज्ञासु भाइयों और बहनों, सर्दी का मौसम था। वातावरण में ठंडक थी। पूरी राज्यसभा खचाखच भरी हुई थी। उस राज्यसभा में देश विदेश की चर्चा चल रही थी। कौन से देश में क्या चल रहा है, कौन सी नई चीज का आविष्कार हुआ है, ये ऐसी पूरी चर्चा उस राज्यसभा में चल रही थी। राज्यसभा चर्चा के एक टर्निंग पॉइंट पे आई थी, एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आई थी। तब अचानक उस राज्यसभा में किसी विदेशी ने आगमन किया, किसी विदेशी ने एंट्री की, फॉरेनर ने एंट्री कर दी। राजा का उसने अभिवादन किया है। राजा कुछ समझे, कुछ बोले, उससे पहले उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ और मैं एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश की यात्रा कर रहा हूँ। यात्रा करते करते मैंने एक भी ऐसा देश नहीं देखा कि वहाँ पर आपके राज्यसभा की प्रशंसा नहीं हुई हो। हर एक देश में आपके राज्यसभा की प्रशंसा होती है कि उस राज्यसभा में बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, बहुत बुद्धिमान वहाँ के मंत्री हैं, बहुत बुद्धिमान वहाँ के जौहरी है। राजन, उसी प्रशंसा को सुन करके आज मैं आशा लेकर आपके दरबार में आया हूँ। राजन, आज मैं आपकी राज्यसभा को एक चुनौती देने के लिए आया हूँ। मेरे पास 1 करोड़ रुपए का एक हीरा है। उसकी कीमत कितनी बता रही है? 1 करोड़ रुपए की। उसी के समान मेरे पास एक कांच का टुकड़ा भी है। अब मैं कुछ आगे के सेकंड में वो दोनों हीरे में मेरे हाथों पर रखूंगा। आपकी राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति, अभी उसकी शर्त चल रही है, ध्यान से सुनना। आपकी राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति फर्स्ट चांस में अगर असली हीरे को पहचान लेता है तो मैं वो 1 करोड़ रुपए का हीरा आपको गिफ्ट दे दूंगा। राजा खुश हो गया। राजन, खुश होने से पहले मेरी आगे की शर्त सुन लो। अगर आपका राज्यसभा का कोई व्यक्ति फर्स्ट चांस में उस हीरे को नहीं पहचानता है तो आपको 1 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे। राजा कुछ बोले उसके पहले ही वो फॉरेनर ने, उस विदेशी ने अपने थैले में से दोनों हीरे निकाले हैं, एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा, और हथेली पे रख लिया है। पूरी राज्यसभा को चुनौती दे दी है कि असली हीरे को पहचानना है। जो कोई भी देख रहा है, हीरे तो दोनों सेम है, कैसे दोनों में पहचान हो सकती है? राजा ने अपनी नजर जो है अपने गांव के जो बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, जो बड़े बड़े जौहरी थे, उन जौहरियों के पास दौड़ाई, लेकिन उन जौहरियों की नजर नीचे टिकी हुई थी। राजन, कर ही नहीं सकते हैं इसका कोई मूल्य, असली हीरे को पहचान ही नहीं सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री की ओर नजर दौड़ाई। मंत्री परिषद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रहा है। राजा टेंशन में आ चुका है। बात 1 करोड़ रुपए देने की नहीं थी, बात थी अभी इज्जत की बात थी। मेरे राज्य की प्रशंसा इतनी हो चुकी है, अगर कोई नहीं पहचान सका तो भी मेरे राज्य की बदनामी होगी, और वो डर राजा को सता रहा है। राजा आस लगाए हर एक के पास देख रहा है, लेकिन कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं दे रहा है। राजा मायूस चेहरा करके बैठा है। तभी राज्यसभा के एक कोने से जोर से आवाज आई, राजन, चिंता मत करो। राजन, चिंता मत करो। और वह किसी जवान व्यक्ति की आवाज नहीं थी, वह आवाज थी एक वृद्ध व्यक्ति की। वह तेज कदमों से उस विदेशी के पास आया है। उसने दोनों हीरे अपने हाथ में उठाए। उससे पहले राजा ने बहुत चिंतित स्वर में कह दिया,
बाबा, आपको पता है प्रभु ने आपको सिर्फ वृद्धत्व ही नहीं दिया है, अंधत्व भी दिया है। आप कैसे पहचान लोगे? राजन, थोड़ा सा भरोसा करो मेरे ऊपर। और उसने वह दोनों हीरे उठा लिए हैं, बाहर गया है और 10 मिनट के बाद आया है। अभी जब आया है ना, एकदम कदमों में स्पीड थी, आत्मविश्वास था, आवाज में तेजी थी, और उस फॉरेनर से कह दिया, उस विदेशी से कह दिया, मेरे राइट हैंड का हीरा जो असली हीरा है और लेफ्ट हैंड में जो है वो नकली हीरा है। और विदेशी ने हर्ष के स्वर से, तालियों के स्वर से पूरे राज्यसभा को गुंजा दिया है। बाबा, आपने जो परीक्षण किया वह 100% राइट था। पूरी राज्यसभा तालियों के आवाज से गूंज उठी है। उसी आवाज में राजा ने जो है वृद्ध व्यक्ति से पूछ लिया, बाबा, मेरे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जोहरी जो काम नहीं कर पाए, आपने बिना आंखों के वह काम कैसे कर लिया? तब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना राज खोलते हुए कहा, राजन, मैं इन दोनों को बाहर लेकर गया था। 10 मिनट तक मैंने उसको धूप में रखा था। राजन, जो नकली हीरा था ना, वो धूप के ताप को सहन नहीं कर पाया और तुरंत गर्म हो गया, और जो असली था ना, वो धूप के ताप को सहन करके भी ठंडा ही रहा। राजन, जो असली होता है वो ठंडा रहता है, और जो नकली होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है। बंधो, यह किसी हीरे की बात हो या न हो, लेकिन आज बात है हमारे अपने मन की। हमारा मन गुस्से के आग में असली हीरे के समान ठंडा रहता है या नकली हीरे के समान गर्म हो जाता है? आज अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैं असली हूँ या नकली हूँ? जवाब यहाँ पर मत देना, अपने मन से पूछ लेना। व्यक्ति गुस्सा करता है ना, सिर्फ गुस्सा करता ही नहीं है, उस गुस्से को संभाल करके भी रखता है। घर में अगर कोई वेस्ट चीज हो ना, तो व्यक्ति उसे बाहर तो फेंक देता है, लेकिन वेस्ट गुस्सा उसने अपने अंदर जमा करके रखा है, उसे बाहर निकलने का वो कभी ट्राई करता ही नहीं है। और बंधुओं, याद रखना, एक जगह पर पड़ा हुआ कचरा दुर्गंध फैलाकर घी रहता है, उसी तरह एक ही हृदय में बरसों से पड़ा हुआ गुस्से का कचरा हमारे जीवन में दुर्गुणों की दुर्गंध लगाए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जीवन में गुस्सा करना ही नहीं, शायद ये संकल्प आप नहीं ले सकते, लेकिन मैं जीवन में गुस्से को संभाल करके नहीं रखूंगा, ये तो संकल्प आप ले ही सकते हो। लाइफ में गुस्से को संभाल करके नहीं रखना है तो उसके लिए 3 स्टेप्स बताई है। फर्स्ट स्टेप है व्यक्ति से रिलेटेड। जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आया है ना, उस गुस्से को उसी व्यक्ति तक सीमित रखो, दूसरे व्यक्ति पर उस गुस्से को निकालो मत। जैसे कि सीजन का टाइम हो या ऑफिस में बहुत लोड हो, आप सुबह सिर्फ 1 कप चाय पी करके गए थे, आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन 2-2:30 बजे तक आप ऑफिस को कहो या शॉप को कहो छोड़ नहीं पाए। 2:30 बजे के बाद आप घर पे एक 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलना था, उस 10 मिनट के ब्रेक में आप घर पे आए और श्रीमती जी से कहा, फटाफट मुझे खाना परोस दो, मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह सिर्फ आधा कप चाय और 2:30 बजे सिर्फ डायरेक्ट खाना खाने के लिए बैठे हो। श्रीमती जी ने अच्छी तरह से थाली में सब रख कर के लाया है, आपने सिर्फ एक निवाला लिया और पता चला सब्जी में नमक नहीं है। गुस्सा कौन से आसमान पर? 7वें आसमान, छठे आसमान पर भी नहीं पहुंच रहा है, डायरेक्ट 7वें आसमान पर आप पत्नी को डांट रहे हो, और उस बीच में आपका बेटा कहो या पोता कहो आ जाए, तो सच बताना, आपका पत्नी पे का गुस्सा बच्चों पर निकलता है या नहीं निकलता?
इसलिए गुस्से को नहीं संभालना है तो फर्स्ट स्टेप दे दी है, जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया है उस गुस्से को उसी व्यक्ति तक सीमित रखो, दूसरे पर उसको घसीटो मत। सेकेंड स्टेप दे दी है, जिस समय आपको गुस्सा आया है वो समय निकल जाने के बाद उस गुस्से की भी विदाई कर दो, उस गुस्से को आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो। अब आपकी बारी। दिवाली का टाइम था और ऊपर की सारी चीजें नीचे आती हैं। किचन की सफाई चल रही थी, सब कांच के बर्तन आपके नीचे आ गए, साफ सफाई चल रही है और नौकरानी भी साथ में है। साफ सफाई करते करते उसके हाथ से एक कांच का ग्लास गिर करके टूट गया। आपने उसे डांटा कि मेरे 6 ग्लास का एक सेट था, बच्चा गिरे ना उसके आपको कोई इतनी चिंता नहीं होती, बट वो 6 ग्लास में से एक ग्लास टूट जाए ना, वो जो गनो ऊपर नीचे हुई जावे। वो ग्लास टूट गई, आपने उस वक्त उसको डांटा। इस बात को हो गए 6 महीने। 6 महीने के बाद आपके यहाँ पर गेस्ट आए, आपके लड़कियों को देखने के लिए आए या सपोज कोई गेस्ट आए, वापिस आपके कॉकरी नीचे आए, कांच के बर्तन नीचे आए, गेस्ट खाना खा के चले गए। आज वापिस बर्तन मांजते मांजते उसके हाथ से एक बाउल टूट गया। अब सच बताना, आप पहले बाउल के लिए डांटते हो या आपके डांटने की शुरुआत किससे होती है? 6 महीना पहला पण तू लारे एसोच ग्लास तोड़े होतो। 6 महीने पहले जो गुस्सा आया था उस गुस्से को आपने कंटिन्यू 6 महीने तक रखा और वापिस वो बाउल टूटने का सेकेंड नंबर पे गुस्सा होता है, फर्स्ट वापिस ग्लास ही आती है। बंधुओं, जरा सोचो, डस्टबिन में अगर 6 महीने भी कचरा रह जाए तो उस डस्टबिन की हालत क्या होगी। इसलिए जिस समय आपको गुस्सा आया था उस गुस्से को उसी समय पर छोड़ देना है। और लास्ट तीसरी स्टेप है, जिस स्थान पर आपको गुस्सा आया था उस गुस्से को उसी स्थान पर छोड़ दो, दूसरे स्थान पर उस गुस्से को लेकर मत जाओ। अंधे के पुत्र अंधे, ये शब्द दुर्योधन ने द्रौपदी के महल में सुने थे। ये शब्द सुनकर उसको वहां पर द्रौपदी के महल में गुस्सा आया था। अगर दुर्योधन उस स्थान पर ही गुस्सा छोड़ देता, उस गुस्से को घसीट करके अपने महल में नहीं लाता, तो बंधुओं शायद ही वो स्वयं के विनाश के लिए महाभारत की रचना करता। सिर्फ दुर्योधन ने अपने लाइफ में एक ही मिस्टेक कर दी, एक स्थान का गुस्सा दूसरे स्थान पर लेकर के गया। ऑफिस का गुस्सा घर पर मत लाओ और घर का गुस्सा ऑफिस में मत लेके जाओ। और बहनों के लिए स्पेशल, ससुराल का गुस्सा पियर में मत लेके जाओ और पियर का गुस्सा ससुराल में मत लाओ, तो शायद ही डिवोर्स की केसेस होंगी। ये 3 स्टेप भी बंधुओं अगर हमारे लाइफ में होती है तो निश्चित ही हमारे जीवन में गुस्से के संस्कार जमने का जो मौका है वह मौका हमारे लाइफ में नहीं रहता है और हमारी भी यह पर्युषण की आराधना सफल हो सकती है। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।